एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, यह 3 बातें कभी उसे मत बताना, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आई, तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोदकर देखना चाहिए। सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिए। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल लेते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए। पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो काल सर्प पकड़ा था, यह हार कहाँ से आ गया। लेकिन चलो अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मुंहमांगा धन दे देंगे। सभी सपेरे यह सोचकर राजा चित्रसेन के शहर को चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, महाराज हम तो ठहरे सपेरे, भला हमें आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर हार दिखाया तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम इस विचित्र हार को कहाँ से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों न इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित नाम दाम देकर और सम्मान पूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खुश होकर सारा धन लेकर दरबार से विदा हुए और राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राज्य कार्य करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा वह हार की टोकरी अपने साथ लेकर महल को जाता है। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं, देखो आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती तो स्वयं देख लो। दोस्तों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ है।
उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है, तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वयं टोकरी को देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने पूछा कि बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से महल को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब वह लड़का शादी के योग्य हुआ, तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत ही पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था वैजयंती। उस राजा की कन्या वैजयंती को राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे, अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैजयंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्रसेन देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आया हूँ। हमारे राजा की राजकुमारी वैजयंती बड़ी ही रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है,
लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उसका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वह राजकुमारी वैजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजंती अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। राजकुमार की दासी कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर वैजंती को बहुत आश्चर्य हुआ। वैजंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को तो जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजंती राजकुमार से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमारी कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। यह बात सुनकर के राजा कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब वैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझे कृपया सच सच बताइए। तुम्हें माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह बिना पूछे मानेगी नहीं। दोस्तों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझको इसको बताना ही पड़ेगा, यह बिना पूछे मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगी तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाया, उसमें राजकुमार और राजा की पत्नी वैजंती दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से बाहर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं।
नदी को देखकर राजकुमारी वैजंती कहने लगी, महाराज आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार रानी को समझाकर बोला कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी अभी भी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दी कि महाराज आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि जो नदी के जल को खंगार और राजकुमार को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी वैजंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोर राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ नहीं हाथ लगा। अब तो उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी वैजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चित्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी वैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वैजंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसकी उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आप बीती हो या प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी जो सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैजंती रोज कथा सुनती। रानी वैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा है तो किसी राजा का इतिहास सुना रहा है। अब तो राजकुमारी वैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ, इस राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि आज रात आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके बूढ़ा आदमी उस जंगल में
एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया है और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगने शुरू हो गए। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन है और आज यहाँ क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा होनी थी। वह चर्चाएं हो रही थी और उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी और राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने गर्दन नीची कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहती हैं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है और यह लोग कौन है। लगता है आज मैं जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के मारे वह उस वृक्ष की डाली पर चिपका हुआ लेटा था। इधर 3-4 घंटे के बाद वहां से दरबार भंग होता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे परंतु वह नाराज पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है। दोस्तों, उस पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह मेरी ही तरफ आ रहे हैं और लगता है अभी यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी वैजंती को याद किया। यह सब बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ देर रोने के बाद हे वैजंती ऐसा करने के बाद वह नाग भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। प्रातः काल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है। क्यों न चल करके इस बात को महारानी वैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके बुढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी वैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी रोज कथाएं सुनती थी। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी वैजंती से कहने लगा, महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से उस जंगल में मैं फंस गया। रात होने की वजह से मैं वहीं रुकना उचित समझा और मैं इस जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नाग राज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया।
कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उस वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हे वैजंती कर रोता रहा। उसके बाद वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी वैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी वैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने के मोहरे दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी के द्वारा दी हुई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह रानी वैजंती को लेकर उस स्थान पर जंगल की ओर जाता है। बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी, मैंने इस पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी वैजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। उस दरबार का दोस्तों इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजाता है, ना कोई नाग आता है। अब तो वैजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर क्या आज हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों, रानी वैजंती निराश होकर अपने महल को लौट आई। इधर वह बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगा कि रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषी से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया, यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखाओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी वैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी वैजंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर के बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, रानी वैजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था।
उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई, कहने लगी यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी कि अब मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त होने का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैजंती डर गई, क्योंकि आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी वैजंती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी वैजंती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है। कहने लगा, रानी तुम। रानी कहने लगी, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी वैजंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ रहना। राजकुमार बोला, रानी, अब तुम मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगी तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना सुनकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी वैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आता है। रानी दुखी रहने लगती है, पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर अब रानी ने कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी, और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुर्सियां लगती है और सिंहासन, राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोट से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है।
कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजंती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभी घबरा जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं। यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर के वैजंती कहने लगी, महाराज मुझे डर किस बात का, मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति है, ना मानो तो उनसे ही पूछ लो। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई। कैसे नाग ने नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चित्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों न राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर गया और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नाराज होकर कहने लगे कि क्या यह सच है देवी? महाराज ऐसा ही हुआ था, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारे परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा ने तुम्हें पुत्र माना था उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा, उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। दोस्तों, नागराज ने वैजंती को अपने पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया और इसके बाद रानी वैजंती और राजकुमार ने नाराज अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपने स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों ने अभी अभी छूटा है। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया और राजा चित्रसेन और उनकी रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस प्रकार से रानी वैजंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती है। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, मगर अपनी जिद से आपके प्राण जाते हो, वह जिद उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर, पारिवारिक जनों पर संकट आता हो, वह बात स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से स्त्री का पति, पिता का पुत्र और माता का अपमान हो, यह बात उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उस बात को कभी ना कहें।